एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी क्वेश्चन बैंक है उसके चैप्टर नंबर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। अभी तक मैंने सेकंड बुक पूरी कंप्लीट करवा दी है। उसके अलावा 1 से लेकर 7 चैप्टर तक का पूरा सॉल्यूशन इस बुक का भी कंप्लीट हो चुका है। सारे वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में बना दिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, अब ये एक वीडियो है और उसके बाद एक और लास्ट वीडियो आएगा जो कि वैश्वीकरण वाला चैप्टर होगा, अध्याय 9। उसके बाद हमारी क्लास 12th की 2023 की क्वेश्चन बैंक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो ये ब्राज़ील का एक शहर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में यहाँ पे अपिको की जगह चिपको है, तो चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो जो ये आंदोलन है ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। उसके बाद ओजोन परत की में छिद्र होना क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी, वायुमंडल में ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत में छिद्र होने का मतलब है कि वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन में धीरे धीरे कमी होना। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी, वायुमंडल का प्रदूषण या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन? तो ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से संबंधित है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस संबंधित है तो वही वैश्विक ताप वृद्धि से। इस तरीके से सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मूलवासी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मूलवासी के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन वर्ष में हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण गैस की मात्रा में कमी होना है। तो किस गैस? तो ओजोन गैस की। ठीक है, ओजोन गैस की। उसके बाद पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, 5 जून को मनाया जाता है। फिर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2001 में। उसके बाद सही जोड़ी आ जाती है। रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। सही जोड़ी में सुंदरलाल बहुगुणा। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनका किससे संबंध है? तो उनका संबंध है पर्यावरण आंदोलन से। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, तो आप सबको पता है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। फिर विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 की बात है। और चिपको आंदोलन की जनक तो गौरा देवी। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं, एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 170 देश, 170 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए? तो लाइक दैट सबसे पहले नर्मदा बचाओ एंड नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है टिहरी बचाओ आंदोलन। तो ये 2 आंदोलन थे, नर्मदा बचाओ, टिहरी आंदोलन। उसके बाद विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे ने कब जोर पकड़ा? तो ये जो जोर पकड़ने की बात है ये 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में। उसके बाद लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो ये प्रकाशित की थी एक क्लब ने जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस तरीके से हमारे एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं सत्य असत्य की। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था? तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 1990 में हुआ? तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है? तो जी हाँ, इसका भी सत्य। उसके बाद साझी संपदा के प्रबंधन अमेरिका द्वारा किया जाता है? तो जी नहीं, असत्य। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है? तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। तो ठीक है, इस तरीके से हमारे सत्य भी कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत सहित कई राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए।
इसमें वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे और यही क्योटो का प्रोटोकॉल था। ठीक है, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल का आंसर। तो ये इसका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का क्या कारण है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो देखिए आंसर, ग्रीन हाउस गैसों की सघन मौजूदगी के कारण सूर्य का ताप धरती से बाहर नहीं जा पाता, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है और यही जलवायु परिवर्तन व वैश्विक ताप वृद्धि का कारण है। क्या हो रहा है कि गैसों की सघन मौजूदगी हो रही है, खास करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से मौजूदगी हो रही है, जिसके कारण जो सूर्य का ताप है वो धरती से बाहर नहीं जा पाता और उसके कारण जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। तो ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भूजल संकट के कारण लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर, भूजल संकट के कारण सतह पर मौजूद जल संसाधनों की सीमित मात्रा और घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में बढ़ती जल की मांग के कारण भूजल संसाधन के प्रयोग में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी कारण भूजल संकट भी उत्पन्न हो रहा है। सीधा सीधा मतलब है कि हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता बढ़ रही है और लोग भूजल का उपयोग कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो जल के प्रयोग में बढ़ोतरी हो रही है और भूजल संकट हो रहा है। वनों की कटाई, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके, उद्योग व रासायनिक अपशिष्ट, स्वच्छता की कमी भी भूजल को प्रभावित करती है और वह प्रयोग योग्य नहीं रह जाता है। तो ये भूजल संकट के कारण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व जलवायु के संबंध में अंटार्कटिक महाद्वीप की क्या भूमिका है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, आर्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। साथ ही इससे लाखों वर्ष पहले के बारे में तापमान का पता किया जा सकता है। तो ये इसकी भूमिका है। आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन में इनकी तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मूलवासी अपने मूल निवास स्थान को खोना नहीं चाहते और वे उस पर अपना स्थायी अधिकार चाहते हैं। वे विस्थापित नहीं होना चाहते, वे अपनी ज़मीन पर ही अधिकार रखना चाहते हैं। वस्तुतः ये उनका आर्थिक संसाधन भी है और इसकी हानि का तात्पर्य है उनके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। तो मेन पॉइंट ये है कि उनकी जो ज़मीन है, उनकी भूमि है और उस भूमि से वो विस्थापित नहीं होना चाहते और यही उनके जीवन का, उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ये आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में निरंतर वृद्धि से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है और इसी को वैश्विक ताप वृद्धि या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, तो उसकी मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है और यही क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, Rio20 क्या है, इसके आंसर को बताइए। तो Rio20 को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। सम्मेलन में 21वीं शताब्दी हेतु एक विशाल कार्यक्रम अर्थात एजेंडा 21 पारित किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे। पर्यावरण तथा विकास के बीच संबंध में मुद्दों को समझा जाए, किसान को पर्यावरण के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी अर्थदंड लगाया जाए और पर्यावरण के संबंध में राष्ट्रीय योजना बनाकर उनको सख्ती से लागू किया जाए। तो ये था Rio20 का एजेंडा और उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये मैंने अभी समझाया था, वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है साझी संपदा किसे कहते हैं, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साझी संपदा ऐसी संपदा होती है जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, यानी कि कोई ऐसी संपदा जिस पर पूरे ग्रुप का अधिकार हो। इसके पूछे या पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। ऐसी कोई संपदा, ऐसी कोई चीज़ जिस पर सभी का अधिकार हो, उसको हम बोलते हैं साझी संपदा। तो ये इसका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। क्वेश्चन है हमारे सामने, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकार को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। ठीक है, तो ये है पृथ्वी सम्मेलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा हेतु 4 सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और एज अ ह्यूमन होते हुए, एक मनुष्य होते हुए हमें पता होना चाहिए कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसके जो 4 सुझाव है वो आप स्वयं लिखेंगे कि आप पर्यावरण की हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आप चाहे कहीं से सर्च करके लिखिए या खुद के मन से लिखिए। आखिरी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मूलवासियों की प्रमुख मांगे क्या है, संक्षेप में समझाइए। जो मूलवासी थे उनकी मांगे क्या थी, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मूलवासियों की 4 प्रमुख मांगे निम्न प्रकार है। पहली, वैश्विक स्तर पर मूलवासियों का बराबरी का दर्जा दिया जाए। दूसरा, मूलवासियों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाले समुदाय के रूप में जाना चाहिए। मूलवासियों को देश के विकास का भरपूर लाभ दिया जाना चाहिए। मूलवासियों को आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये मूलवासियों की 4 मांगे थी, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया है। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, उसकी वजह से अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो, आवाज़ समझ में प्रॉब्लम, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से आई होप आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।